Upadhyay. Welcome back to my channel Section Yard. This is a place where you have a chance to get good rank in B.Ed Entrance 2020. तो गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू टॉपिक कंस्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि हमारा सेकंड टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक था डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, जिसकी वीडियोस मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में डाल रखी हैं, आप वहां से देख सकते हैं और उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डाल चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पॉलिसी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम सीखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना और कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो सपोज कोई भी मान के चलते हैं कि पुराने जमाने में जो राजा महाराजा होते थे, उनके यहाँ जो भी लॉज रूल्स वगैरह बनते थे, उसके लिए बहुत सारे मंत्रियों को बुलाया जाता था और एक सभा बनाई जाती थी, जिसके अंदर किसी भी लॉ या रूल को इनेक्ट किया जाता था। सिमिलरली अभी भी हमारे यहाँ रूल्स एंड लॉज को एक नाम दिया गया है, जिसके अंदर ये चीज आती है, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिसके तहत ही हमारा देश वर्क कर पाता है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी रूल्स और लॉ के तहत ही वर्क कर पाती है। तो अब उस सभा में, यानी कि अब हमें ये समझ में आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या जरूरी है, एक सभा जरूरी है। सभा का मतलब हो गया असेंबली, जहां पर बहुत सारे लोगों को असेंबल किया जा रहा है, एकजुट करा जा रहा है, वही होती है असेंबली। अब किसकी असेंबली है यहाँ पर? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि संविधान की असेंबली, जिसमें हम संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट डिमांड की गई 1895 में बाई बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने एक बिल पेश किया, स्वराज बिल, जिसे लेकर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की। उसके बाद भी उनकी बात पर इतना ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे ही करके बहुत सारे लोगों ने बहुत बारी मांग की, जैसे कि 1922 में गांधी जी ने कहा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बनेगा वो इंडियंस के द्वारा ही बनेगा और उसके अंदर भी इंडियंस होंगे। सिमिलरली 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने कहा कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, लेकिन ऑफिशियली इस बात को किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश इंडिया था, मतलब इंडिया नहीं था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हम पे रूल था। लेकिन फर्स्ट टाइम ये एक्सेप्ट किया गया वाइस रॉय लॉर्ड लिंथगो के द्वारा। ये करा गया 8 अगस्त 1940 को और इसे नेम दिया गया अगस्त प्रपोजल। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि लॉर्ड लिंथगो के द्वारा पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का कंसेप्ट एक्सेप्ट किया गया और उसे नाम दिया गया अगस्त प्रपोजल। अब भाई कोई भी हमारी बात ऐसे तो नहीं मानेगा, उसके पीछे उसका कोई मतलब होगा। तो उन्होंने एक कंडीशन रखी कि भाई हम आपके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना तो देंगे, लेकिन आपको हमारा एक काम करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कांग्रेस शुड बी हेल्प देम इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कांग्रेस को हेल्प करनी पड़ेगी उनकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। फिर किसी ने हमारे यहाँ किसी ने ये चीज एक्सेप्ट नहीं की, या फिर प्रॉपरली वो ये सब चीजें ला नहीं पाए। तो उसके बाद ब्रिटेन पर प्रेशर बना अमेरिका, चाइना और फ्रांस का। अमेरिका, चाइना और फ्रांस ने ब्रिटेन पर प्रेशर बनाया फॉर इंडिपेंडेंसी ऑफ इंडिया, इंडिया की इंडिपेंडेंसी के लिए 23 मार्च 1942 को, और उसे नाम दिया गया क्रिप्स मिशन। मतलब 23 मार्च 1942 को एक मिशन आया जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। अब ये क्रिप्स मिशन क्या है? इसको लेकर आए स्टैफोर्ड क्रिप्स। जो इसको लेकर आए वो थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। उन्होंने भी यही सेम बात करी कि अगर कांग्रेस हमारी हेल्प करेगी, इंडिया अगर हमारी हेल्प करेगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तभी हम एक्सेप्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का क्राइटेरिया। लेकिन इट वॉज रिजेक्टेड, ये रिजेक्ट कर दिया गया बाय कांग्रेस एंड अदर अथॉरिटीज। सबके द्वारा इंडिया में ये रिजेक्ट कर दिया गया और गांधी जी ने इस मिशन को नाम दिया पोस्ट डेटेड चेक। उन्होंने इस मिशन को नाम दिया पोस्ट डेटेड चेक। तो ये इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी ने किस मिशन को कहा? पोस्ट डेटेड चेक। तो कहा क्रिप्स मिशन को। तो इतना हमारी समझ में आ गया। तो आइए देखते हैं आगे क्या हुआ।
नेक्स्ट आता है कैबिनेट मिशन। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कैबिनेट मिशन क्या है और किसके द्वारा लाया गया? तो कैबिनेट मिशन लाया गया 3 पर्सन्स के द्वारा, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स, जिसके लीडर थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। यू हैव टू रिमेंबर दिस कि कैबिनेट मिशन के लीडर थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और 2 अदर मेंबर्स थे एवी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स, जिन्होंने क्रिप्स मिशन लाया था। इनकी रिकमेंडेशन पे जब प्रेशर बना ब्रिटेन का, तो फिर उन्होंने ये वाली चीज उन्हें अपनी गिव अप करनी पड़ी, बैक ले लिया उन्होंने कि ठीक है हमें हेल्प नहीं चाहिए। और उनकी इन तीनों की रिकमेंडेशन पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। लेकिन उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन होंगे वो इनडायरेक्ट मैनर में होंगे। आइए तो समझते हैं कि इनडायरेक्ट मैनर क्या है। तो गाइस, हमारे देश में 2 तरह से वोट किए जा सकते हैं, 2 तरह से इलेक्शन किए जा सकते हैं, एक इनडायरेक्ट मैनर और एक डायरेक्ट मैनर। डायरेक्ट मैनर क्या होता है? जैसे कि एमपीज और एमएलएस के लिए जो हम वोट करते हैं, जिसमें सिटीजन्स को राइट होता है, वो डायरेक्ट मैनर होता है, जिसमें हमें पता होता है कि पब्लिक अपने लीडर को चुन रही है। लेकिन इनडायरेक्ट मैनर वो होता है जैसे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन, जिसमें पार्लियामेंट के लोग ही, जैसे लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभा के लोग ही अपने लीडर को चुनते हैं, प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इनडायरेक्ट मैनर और डायरेक्ट मैनर में क्या डिफरेंस है। तो कैबिनेट मिशन के तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, लेकिन उसके इलेक्शन इनडायरेक्ट वे में कराए गए। अब आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल कितने मेंबर्स थे। तो उसमें थे 389 जब वो बनी। उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इंडियन स्टेट, ब्रिटिश इंडिया। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? स्टेट यानी ESTATE, नॉट स्टेट, राज्य नहीं, इसका मतलब है रियासत। रियासत मतलब कि हमारी इंडिया का कुछ पार्ट था जिस पर ब्रिटिश रूल नहीं करता था, वो था रियासत। राजपूत और जो महाराजा थे राजस्थान वगैरह के उस साइड के, उधर इंडिया का ही रूल था, ब्रिटिश उस पर रूल नहीं करता था, इसीलिए उसे कहा गया इंडियन स्टेट, यानी भारत की रियासत पर ब्रिटिश वालों का रूल नहीं था। प्रिंसली स्टेट भी कहा जाता है, फॉर एग्जाम्पल राजपूत। और उनको सीट्स जो दी गई वो दी गई 93। ब्रिटिश इंडिया, जिस पर ब्रिटिश का रूल था, उसे दी गई 296। इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर्स को बांटा गया। अब क्या होता है कि इनके बीच होता है इलेक्शन। इंडियन स्टेट वाले जो भारतीय रियासत राजपूत लोग थे, वो पार्टिसिपेशन इस इलेक्शन में नहीं करते हैं। ब्रिटिश रूल प्रोविंसेस, जो ब्रिटिश प्रांत जो था, जिस पे ब्रिटिश रूल करती थी, वहां के जो मेंबर्स थे वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और कांग्रेस को सीट्स मिलती हैं 208, मुस्लिम लीग को मिलती हैं 73 और अदर को मिलती हैं 15। फिर क्या होता है आफ्टर इंडिपेंडेंसी? लेकिन इंडिपेंडेंसी के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 299 मेंबर्स कर दिए गए। इंडियन स्टेट से लिए गए 17 मेंबर्स को सीट दी गई और ब्रिटिश रूल प्रोविंसेस से 229। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि ब्रिटिश रूल्ड प्रोविंस है, लेकिन आपको समझाने के लिए कि जो ऐसे बांटा गया था उनको 229 मेंबर्स की सीट दी गई। अब एक और चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये कि टोटल लेडीज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितनी थी, तो उनका नंबर है 15, जिसमें मेन लेडीज थी हंसा मेहता, दुर्गाबाई, सरोजनी नायडू। और इंपॉर्टेंट चीज ये है, ओनली 1 मुस्लिम लेडी, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक मुस्लिम लेडी थी जिनका नाम था बेगम एजाज रसूल। ये पूछा भी गया है एक क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि हम सब जानते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? डॉक्टर BR अंबेडकर। अब इनके बारे में पढ़ते हैं कि ये कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए। फर्स्ट, पहली बार इन्हें चूज किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, असेंबली में ईस्ट बंगाल से। लेकिन बट हम जानते हैं कि ईस्ट बंगाल किसका पार्ट कर दिया गया इंडिपेंडेंसी के बाद? पाकिस्तान का।
जब इंडिपेंडेंट हो गया इंडिया तो ये वाला पार्ट जो है वो पाकिस्तान में चला गया। लेटर फिर इलेक्शन कराए गए जिन्हें हमने कहा री इलेक्शन, और पुणे में ये इलेक्शंस हुए जिसमें रिप्लेस करके एम आर जयशंकर को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को लिया गया। आगे का हम कल स्टार्ट करते हैं। तो आई होप गाइस आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अपने डाउट्स और फीडबैक आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।